गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमने पूरी थ्योरी पढ़ी इस चैप्टर की और काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी उस थ्योरी पढ़ने के दरमियान बनाए। तो हमें इस चैप्टर का हम कह सकते हैं कि एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक समझ हो गया है इस स्टेज पे। तो अब हम आज आपके एग्ज़ाम्स एनईईटी में और जेईई में इस चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने सोचा था कि एनईईटी के और जेईई के अलग अलग वीडियो बनाऊं, पर एनईईटी के क्वेश्चंस थोड़े कम थे, मतलब हर एक बार एक एक ही थे। तो और ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस मैं नहीं लेना चाह रहा था। लेटेस्ट ईयर्स में क्या पूछे जा रहे हैं उस अनुसार पिछले 4 साल 5 साल में किस तरह का पैटर्न है, खास करके जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया तब से क्या पैटर्न है, तो उसी के मद्देनज़र मैं रखना चाह रहा था। इसलिए बहुत प्रीवियस ईयर्स में जब AIPMT जो उससे प्रीवियस वाली बात, उन सब क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिया है। और इन 4-5 क्वेश्चंस जो पहले मैं एनईईटी के क्वेश्चंस ही करूँगा और उसके बाद मैं फिर जेईई वाले क्वेश्चन करूँगा। तो एक बार मैंने पहले भी कहा है और फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, एनईईटी भी वही ले रही है और जेईई मेन भी वही ले रही है। तो जेईई मेन के क्वेश्चन और एनईईटी के क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। पहले क्या होता था, जेईई मेन के क्वेश्चन काफ़ी टफ रहते थे। अगर मैं इससे तुलना करूं तो एनईईटी से तो थोड़े ज़्यादा टफ होते थे। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, लेकिन थोड़े ज़्यादा टफ होते थे एनईईटी की तुलना में। पर फिलहाल जब से एनटीए ले रही है मैं वो बात नहीं देख रहा हूँ। तो जेईई मेन के क्वेश्चन एनईईटी के बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो मैं बार बार ये बात रिपीट करके कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल के जब से एनटीए एग्ज़ाम ले रही है, एनईईटी के तैयारी करने वाले बच्चे जेईई के भी क्वेश्चंस देखें, जेईई मेन के क्वेश्चंस, और जेईई की मेन की तैयारी करने वाले बच्चे एनईईटी के भी क्वेश्चंस देखें। काफ़ी एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएगा। सेम टेस्टिंग एजेंसी ले रही है और सेम तरह के क्वेश्चन डाल रही है। ओके, तो चलें एक एक करके स्टार्ट करें। तो 2021 में एनईईटी में इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, तो 2020 से मैं ले रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एनईईटी 2020 का। क्या है क्वेश्चन? आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599। यहां पर बच्चों एक चीज देखना, जैसे ये फिगर 599 हो, 399 हो, मतलब पूरे 100 से एक कम हो, तो आप सीधे वहाँ पे पहुँच जाना रिलेटिव परमिएबिलिटी 1+i वाला, क्योंकि एक कम देगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी एक जोड़ करके 1+i जोड़ करके वो अगला 100 बन जाएगा। तो ये ससेप्टिबिलिटी इसी तरह का देता है, 299 देगा, 399 देगा, इस तरह से देगा। तो एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी क्या है? साई 599। ओके, is subjected to a magnetic field of 1200 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड है 1200 एम्पियर पर मीटर का, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻³ ओके। द परमिएबिलिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द रॉड, आपसे पूछ रहा है मीडियम का, इस मटीरियल का अब परमिएबिलिटी क्या होगा। और दे रखा है कि म्यू नॉट की वैल्यू तो हम जानते ही हैं कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ दे भी रखा है और हमें पता भी होता है। तो मीडियम की परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम जानते हैं 1+chi। ये वैल्यू मुझे यहां दे रखा है। जैसे ही देखिए 1 जुड़ेगा ये राउंड फिगर में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लिख दें 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और 1+599। ओके, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 600, राइट, यानी 4 इंटू 6 इंटू पाई कर दें और इसको 10⁻⁻5 ले लें। 24 पाई इंटू 10⁻⁻5। अब आंसर कैसे दिया? 2.4 में दिया हुआ है कि कैसे दिया हुआ है? 2.4 में दिया हुआ है। तो यहाँ एक और पॉइंट एडजस्ट करेंगे, 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4। ओके, ये आ गया आपका पहला ए, 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं।
वेरी इजी ही रहते हैं। कहीं एक आधे थोड़ा कैलकुलेशन आ सकता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको बहुत टफ नहीं मिलेंगे। चलिए मिटाऊं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये है आपका NET 2019 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डीप इज +25 डिग्री। ए पर एंगल ऑफ डीप आपका +25 डिग्री है, और एट अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डीप इज -25 डिग्री। बी पर -25 डिग्री है, ए पे पॉजिटिव डिप है, बी पे निगेटिव डिप है। वी कैन इंटरप्रेट दैट, तो इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर बोथ लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये तो हो ही नहीं सकता, एक की डिप पॉजिटिव है, एक की डिप निगेटिव है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इसके तीसरे नंबर, इस चैप्टर के तीसरे नंबर के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डीप एंगल पॉजिटिव होता है। याद किया जाए, याद किया जाए, याद किया जाए। ओके, यहां का जो साउथ नॉर्थ यानी अर्थ के सेंटर पे जो हम मैग्नेट एज्यूम करते हैं, उसकी फील्ड लाइंस को देखिए कैसे निकलता है, ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसा ही ना। मतलब ये नॉर्थ साइड से, नीचे से नॉर्थ साइड से निकलेगा और यहां पर इन करेगा। नॉर्थ साइड नीचे से निकलेगा और ऊपर से जाके इन करेगा। तो यहां पर देखिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन करेगा तो फील्ड की पोजीशन देखिए, ये डिप कर रहा है ना, यानी, और इसको हम कहते हैं क्या, अर्थ का हॉरिजॉन्टल यानी BH कहते हैं। इसको हम कहते हैं BV, और BH से जितना एंगल से डिप करता है उसी को हम डिप एंगल कहते हैं। तो देखिए ये नॉर्थ से निकला, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिप करेगा, अंदर घुसेगा, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। यानी सीधा जान लीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डीप एंगल पॉजिटिव होगा और उसके उलट कहानी होगी साउदर्न हेमिस्फीयर में। बात क्लियर हो रही है। जहां भी घुसेगा, सरफेस पे घुसेगा, तो वहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम डीप एंगल कहते हैं, राइट। तो यहां का डिप मतलब हमेशा यूं समझिए, डिप मतलब ऐसे नीचे की तरफ आना। तो यहां से, इस हॉरिजॉन्टल से यहां का डिप नीचे की तरफ आएगा, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डीप एंगल पॉजिटिव होगा। तो ए पॉइंट जहां की पॉजिटिव है डीप एंगल, ये हमारा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और बी आएगा क्या, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। वैसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो कभी एक हेमिस्फीयर में तो हो ही नहीं सकते। तो देखिए क्या ऑप्शन होना चाहिए, ए एंड बी बोथ वाली तो बात ही खत्म कर दीजिए। तो शुरू में ए और बी खत्म हो गया। सी, ए इज लोकेटेड इन द साउदर्न, नहीं, ए का पॉजिटिव है, तो डी ही बचा। ए इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बी इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर। बिल्कुल ध्यान में रख लिया जाए इस बात को कि डीप एंगल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव, साउदर्न हेमिस्फीयर में निगेटिव। कैसे, ये आपने देख लिया। चलिए मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अभी हमने कौन सा किया, ये 2019 वाला किया ना। अगला अब 2018 में। NET में तो एक एक पेपर होना है ना, तो एक एक क्वेश्चन मुश्किल से होते हैं इसमें। मेंस में हमें कई मिलेंगे। 2018 में क्या पूछा गया है, अ थिन डायामैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट मैग्नेट। When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up. आपको पता है ना कि डायामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड से दूर भागता है, या यूं कह लें कि डायामैग्नेटिक मटेरियल उल्टी दिशा में मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर लेता है और ओरिजिनल फील्ड से रिपेल हो जाता है।
ओके, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ये बात हम जानते हैं। तो क्या कह रहा है, देन द डायमैग्नेटिक रॉड इज पुश्ड अप, ठीक है, राइट, आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हेंस द रॉड गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम, ओके। आपसे कह रहा है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट नहीं है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वहाँ पड़ा हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट ऑन हुआ, वहाँ का मैग्नेट सेटअप हुआ, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इस फील्ड से रिपेल होकर के दूर भागेगा। अब दूर भागेगा तो उसमें एनर्जी आई, तो वो एनर्जी इसको कहाँ से मिली? अब देखिए, सिस्टम में जो एनर्जी के सोर्स होंगे वही सोर्स से एनर्जी लेगा ना, ये अपने आप तो उछल कूद नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से तो इसको एनर्जी मिली है। तो सिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है? आप देखिए ऑप्शन में, द करंट सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करने के लिए जिस बैटरी से आपने जोड़ रखा होगा, उस बैटरी को ऑन किया होगा, उस बैटरी का स्विच ऑन किया होगा, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हुआ होगा, वहां से एनर्जी मिल रही होगी। ओके, तो वो सोर्स है वहां से। और क्या? द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो अपने आप में आया कहां से? मैग्नेटिक फील्ड तो उस एनर्जी के सोर्स से ही आया ना, उस करंट से ही आया ना। हम कहेंगे केमिकल एनर्जी, बैटरी की केमिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में आ गई। तो जो सोर्स, मेन सोर्स क्या है? वो जो बैटरी लगी हुई है वही सोर्स है। ओके, चाहे उससे मैग्नेटिक फील्ड बने या ये चीज ऊपर रिपेल होकर के जाए, मेन सोर्स तो वही बैटरी है ना। तो हम सीधा ये बात कह देंगे कि ये जो भी ऊपर की तरफ गया, फील्ड से दूर भागा, दूर भागने में इसमें जो भी एनर्जी आई, वो एनर्जी से कहां से मिली? तो बैटरी के सोर्स से मिली। दैट वाज द सोर्स इन द सिस्टम, वहां से इसने डिराइव किया। बात क्लियर आई? ओके, क्लियर? चलिए, तो हम सीधा कहेंगे करंट सोर्स। ऑप्शन ए करंट सोर्स, जो सिस्टम में अवेलेबल है एनर्जी सोर्स, हमें वहीं से एनर्जी मिलेगी, आसमान से तो कोई टपकेगा नहीं। और एकमात्र शुरू में बैटरी ही लगी हुई थी, बाद में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वो बाद में आया, उस सोर्स से आया है। राइट? अगला क्वेश्चन 2017, if θ1 and θ2 be the apparent angle of dip observed into vertical plane at a right angle to each other, then the true angle of dip theta is given by। जब हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे तो 3 फॉर्मूला निकल के आया था। पहला फॉर्मूला तो था ही tan डेल्टा इक्वल टू VB/BH, याद होगा। दूसरा फॉर्मूला था कि जब ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन से हम थीटा डिग्री डिफ्लेक्ट होकर के किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन में जाते हैं, तो वहां जो डेल्टा मिलता है, जिसे डेल्टा डैश कह दिया था, वो कॉट डेल्टा इंटू कॉस अल्फा, ये रिलेशन आया था। जहां अल्फा एंगल था कि आप ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने डिग्री एंगल पे दूसरी वर्टिकल प्लेन में हो, और उस प्लेन में डेल्टा डैश एपरेंट डिप कितना है, तो वहां का अगर ट्रू डिप इतना था तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड था। क्लियर? और तीसरा हमने किया था फॉर्मूला, याद कीजिए, कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। ओके, यहां था कि डेल्टा वहां का ट्रू डिप था, और किसी एक वर्टिकल प्लेन जो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं था, वहां पर डिप था डेल्टा डैश, और इससे इस वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री पे दूसरा जो वर्टिकल प्लेन था वहां डेल्टा डबल डैश था। तो वहां का ट्रू डिप पहले वर्टिकल प्लेन का डिप एपरेंट डिप 1 और दूसरे एपरेंट डिप 2 जो पहले वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री पे सिचुएटेड है, ये ऐसे रिलेटेड थे।
ये तीनों फार्मूला हमने वहाँ किया था। हल्का सा भी कुछ कन्फ्यूजन लगे, आप उस वीडियो को जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर 03 नंबर, एक बार गौर से देखिए, आपको सारी ये बातें क्लियर हो जाएगी। तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ रहा है कि कौन सा आएगा भाई। तो देख लिया हमने, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। हमने अपने फार्मूला में डेल्टा लिया है, यहाँ थीटा दिया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपका NET 2017 का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। अ 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स को नॉर्मली कैपिटल से लिखते हैं क्योंकि स्मॉल एन से वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं ना, तो कंफ्यूजन ना हो तो कैपिटल एन से हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखते हैं। तो 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है भाई 1.25 सेंटीमीटर, कैरीज अ करेंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर। काफी छोटा करंट है तो करंट लिख लें 85 माइक्रो 10 टू द पावर -6 एम्पियर, राइट। ओके। सब्जेक्ट्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला। ओके, वहां भी 85 था, ये 0.85 टेस्ला है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0.85 टेस्ला, थोड़ा सा इसको 8.5 इंटू 10 टू द पावर -1 टेस्ला लिख लिया जाए। ओके। वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क इज। ओके, ये फार्मूला हमने किया था, आपको याद होगा अपने लेक्चर 2 में ये फार्मूला किया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया था जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल आपको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो। कोई डाइपोल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया था U इक्वल टू -m.b। इनिशियली वो टॉर्क के अलोंग अलाइंड है, थीटा 0 डिग्री है उसके मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, लेकिन आप इसे उस टॉर्क के अगेंस्ट 180 पे लाइएगा, थीटा 1 से थीटा 2, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन या हाँ वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी U2 माइनस U1, यानी U एट 180 डिग्री माइनस U एट 0 डिग्री, यानी U एट 180 डिग्री माइनस MB cos 180 डिग्री। ओके, माइनस MB cos 180 डिग्री में से माइनस MB cos 0 डिग्री। इसके फार्मूला में पहले से ही माइनस है और वो इलेक्ट्रोस्टैट से ही कैरी हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट में होता था -P.E, यहाँ -m.b। बात क्लियर। चलिए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे। तो cos 180 डिग्री होता है -1, हमेशा यूज होता है ये। डायरेक्ट इसको अपने हार्ड डिस्क में डाल लीजिए, रट्टा मार जाइए कि क्या cos 180 डिग्री -1, cos 180 डिग्री -1। ठीक है, सीधा सीधे कर्व देखिए ना, cos का कर्व यहाँ से cos 0 डिग्री 1 और 90, ये 180 यहाँ देखिए -1 हो गया, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। तो डायरेक्ट इसको याद कर जाया जाए। ओके, तो क्या हो गया -MB cos 180 डिग्री -1 माइनस cos 0 डिग्री 1, तो -MB। ओके, ये माइनस माइनस प्लस बना दिया और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, ट्वाइस MB। इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, जब भी फील्ड के अलोंग रहे जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से पलट दे 180 से, उसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? डायरेक्ट ट्वाइस MB, डायरेक्ट याद रख लिया जाए। इलेक्ट्रोस्टैट में डायरेक्ट ट्वाइस PE। ओके, तो चलिए कर लिया जाए इसे। ओके, अब यहां M क्या होगा भाई? मैग्नेटिक मोमेंट, एक टर्न का तो I इंटू ए होता है, यहां N टर्न्स है तो NIA हो गया, राइट। और हमसे निकालना ट्वाइस MB, तो वर्क हो गया ट्वाइस ऑफ NIA
ए इंटू बी, यही हो गया ना, ट्वाइस ऑफ NiA इंटू बी, राइट। यानी अब आप देखिए ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई 250, मैग्नेटिक आई कितना है हमारा 85 माइक्रो एम्पियर, 85 इंटू 10⁻⁻⁶। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और सेंटीमीटर में है, तो हम करेंगे 2.1 इंटू 1.25 इंटू 7 के साथ 10⁻⁻⁴ लगा दें। आ गया, सब एसआई में कन्वर्ट करते चल रहे हैं। यहाँ देखिए माइक्रो था 10⁻⁻6 कर दिया। अब इसके बाद बी कितना है 8.5 इंटू 10⁻⁻1। थोड़ा सा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, यहाँ 250, 85, 2.1, 1.5, 8.5, तो थोड़ा सा ऑप्शन देखें किस तरह का है और उसके अनुसार कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। हमारे ऑप्शन माइक्रो जूल में है, राइट। तो एक 10⁻⁻6 को ऑप्शन के माइक्रो के लिए छोड़ दें, इसको डिस्टर्ब ना करें, इसको यहां से हटा दें, हमारा ऑप्शन आ जाएगा माइक्रो में। ओके, क्लियर। और अब देखिए ये 10⁻⁻1, इसको 8.5 करूं, 10⁻⁻1 भी खत्म हो गया। यहां पर है 1.25। अब जो बचा उसको जरा देखिए आप, 2 इंटू 250, 500 लिख लूं, 500 इंटू 8.5 इंटू 2.1 इंटू इस 1.25 को अगर ऊपर मल्टीप्लीकेशन करना है तो 125 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। और पहले ही ढेर सारे मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स इन्वॉल्व हैं, 85, 500, 2.1, दिस दैट, ढेर सारा है। तो इस 125 को 1.25 जो है, क्या मैं पॉइंट हटा के 125/100 लिख दूं? इसका क्या फायदा मिलेगा? 25 से 25 5/4 बन जाएगा। ये मेरा 1.25 की जगह 5/4 लिख दूं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 से तो कोई ना कोई ऊपर कट ही जाएगा, ठीक है, कम से कम इतना बड़ा गुना करने से बच जाएंगे ना। और 10⁻⁻4 है, राइट है, और ये 8.5, ठीक है। अब 4 से इसी को उड़ा देते हैं, 4 दूना 8, मोटा मोटी 4, 4 एकम 4, स्लाइट 0.125, 0.5 है, तो अब आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। 0.1 बचा, वहां पर हम खत्म कर सकते हैं। देखिए किसी कैलकुलेशन में हमें कितना अप्रोक्सीमेशन करना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे आंसर कितने दूर दूर हैं। अगर हम अपने प्रेजेंट क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखें तो देखिए आप 9.1, 2.3, 4.55, 1.15, थोड़ा तो दूर दूर जरूर है। अगर आप 1.15 से कहो तो दुगना है 2.3, उससे लगभग 4 गुना है ए ऑप्शन 4.55, और उससे लगभग 7 गुना 8 गुना है 9.1, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चल सकता है यहाँ पे। तो और अब बिल्कुल पास रहेगा तब तो नो डाउट हमें एग्जैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने मोटा मोटी इसको 8.4 समझते हुए 4 से 2.1 में उड़ा दिया, राइट। अब देखिए ये भी 2.1, ये भी 2.1, 21 का स्क्वायर, कुछ स्क्वायर हमें याद रहने चाहिए, कम से कम 30 तक हमें स्क्वायर याद रहेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। जैसे देखिए 2.1, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इसको मैं लिख दूं, इसको और इसको मैं लिख दूं 4. यहां से इधर कैलकुलेशन ले आते हैं, यहां से 1 मिनट। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया हो गया 4.41, राइट। और इंटू ये बीच में 5 है, 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4। इधर क्या बचा हुआ है 500 इंटू 8.5, यहां से तो सब ले लिया, यहां बचा 500 इंटू 8.5 इंटू 500 इंटू 8.5। अब हम ये कर सकते हैं 25, ये हो गया 2500, और इंटू 4.41 इंटू 8.5 इंटू 10⁻⁻4। इस 2500 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2500 चौको 10,000, ये इसको खा गया, राइट। और ये 4.4 लगभग 1.1 आ गया, ओके। 8.5 में 1.1 से करेंगे तो लगभग 8.5 और 0.85 9.35। चेक किया जाए आंसर 9.1।
4.55, 2.3 देखिए डी 9.1। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा? डी। तो जब ऑप्शंस दूर दूर रहें तो हम थोड़े अप्रोक्सीमेशन तो कर ही सकते हैं। हाँ, फिर से एक बार बता दूं कि जब ऑप्शन बिल्कुल पास पास हो तब तो हमें ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन करना होगा, लेकिन जब ऑप्शन दूर दूर हैं तो हम थोड़ा समय बचा सकते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिटाओ। तो ये थे हमारे एनईटी में पूछे गए क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ जेई मेन वाले। एनईटी वाले बच्चे जाए नहीं, आराम से देखें, बड़े आसान क्वेश्चन हैं, आपके कंसेप्ट को काफी बिल्टअप करने में हेल्प करेंगे, कोई टफ नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू डीप इज नॉट मैथमेटिकली रिलेटेड टू अपरेंट डीप। सरासर गलत। ट्रू डीप इज लेस देन अपरेंट डीप। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ट्रू डीप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपरेंट डीप। ट्रू डीप इज ऑलवेज इक्वल टू अपरेंट डीप। देखिए ये ना, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड वाला जो हमने लेक्चर 3 किया था, उस लेक्चर को में हमने बड़ी क्लियरली ये बात कही थी कि अगर आप ट्रू डीप से हट के किसी भी वर्टिकल प्लेन में जाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट बी भी भले ही सेम रह जाए, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच का कॉस थीटा हो जाएगा, जहां थीटा वो एंगल है जितने एंगल से आप ट्रू मेरिडियन से दूसरे वर्टिकल प्लेन में शिफ्ट हुए हो। यानी हमने कहा था कि अगर ये ट्रू मेरिडियन है यहां का, सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो सब में सेम ही रह जाना है। ओके, वर्टिकल तो सब में सेम ही रह जाना है। तो ये बी एच है, ये वी वी है। अब अगर मैं किसी भी दूसरे प्लेन में जाऊं तो बी एच का कंपोनेंट बी एच का कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। यानी बी एच का कॉस थीटा, बी एच का कंपोनेंट बी एच का कॉस थीटा तो बी एच से कम ही होगा ना। बी एच कॉस थीटा आपका तो बी एच से कम ही होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम ही होगी। जब यहां से हम 30 डिग्री 45 डिग्री कहीं जाएंगे तो जब ये कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होगा तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो वर्टिकल की तरफ ज्यादा नहीं झुक जाएगी। जैसे BH था, मान लीजिए BH में वो यहां पर था, BH के करस्पॉन्डिंग, इस BH के करस्पॉन्डिंग ये यहां पर था। अब BH का cos थीटा है तो BH से तो कम ही हो गया ना। BH का cos थीटा अब बचा तो BH से तो कम ही हो गया। तो BH से कम हो गया मतलब जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होगा तो नीडल वर्टिकल की तरफ ज्यादा भागेगा, यानी ये डीप एंगल बढ़ेगा। क्लियर? तो इसको ध्यान में रख लिया जाए कि ट्रू डीप सबसे कम होगा, ट्रू डीप के अलावा प्रत्येक अपरेंट डीप ट्रू डीप से ज्यादा होगा। मतलब कि अगर हम ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी दूसरे वर्टिकल प्लेन में जाएं तो डीप एंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कोई भी अपरेंट डीप ट्रू डीप से ज्यादा होगा ही होगा। क्लियर? तो चलिए, ट्रू डीप इज लेस देन अपरेंट डीप। क्लियर? ट्रू डीप इज लेस देन अपरेंट डीप, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखिए जेई मेन का बड़ा एक फायदा है, एनईटी बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूं, जेई मेन का एक बड़ा फायदा है। जेई मेन के एक साल में कम से कम 10-20 पेपर मिल जाते हैं। वो 2 बार 3 बार करके लेते रहते हैं, 5-5 दिन 6-6 दिन करके लेते रहते हैं, तो हमें कई पेपर मिल जाते हैं, तो उनके बड़े सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए अभी 2021 का में कितने क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, और एकदम लेटेस्ट एनटीए किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे वैसी एनटीए ने तो आपका एनईटी भी लेना है। चलिए, एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन से घूम जाइए कितना भाई, 30 डिग्री। द अपरेंट डीप डेल्टा डैश कितना है, 45 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द ट्रू डीप। 3 ही तो फार्मूला हमने बताया है, tan डेल्टा वीवी बाई बी एच, कॉट डेल्टा डैश, कॉट डेल्टा कॉस अल्फा, कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा।
यहां हम उठाएंगे कॉट डेल्टा डैश इक्वल टू कॉट डेल्टा कॉस अल्फा, क्योंकि दूसरे मैग्नेटिक मेरिडियन जो अल्फा एंगल पे है डेल्टा डैश दिया हुआ है, डेल्टा हमसे पूछ रहा है। ओके, चलिए क्या करें, डेल्टा डैश 45 डिग्री, एपरेंट डिप 45 डिग्री, tan 45 डिग्री V1 और cot 45 डिग्री V1, चलिए कर दिया। कॉट डेल्टा वहां का ट्रू डिप निकालना है, कॉस अल्फा कॉस 30 डिग्री। अल्फा कौन सा एंगल, इस ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना टर्न पे है, वो वर्टिकल मेरिडियन, वो वर्टिकल प्लेन। तो चलिए cos 30 sin 60 कितना हो गया भाई, √3/2। 1/cot डेल्टा इधर ले आए, 1/cot डेल्टा इजकल टू √3/2, और दिस इंप्लाइज दैट tan डेल्टा इजकल टू √3/2, और दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इजकल टू tan इनवर्स √3/2। वहां का ट्रू डिप इतना है, वही निकालने को कहा गया था ना, tan इनवर्स √3/2, ऑप्शन डी। क्लियर क्लियर, चलिए वेरी इजी जी, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। चलिए बार मैग्नेट कैसे रखा है भाई, ऐसे रख दिया, नॉर्थ साउथ, ओके, टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर हमने इसका नॉर्थ कर दिया। ओके, a neutral point is obtained at a distance of 18 centimeter from the center of the magnet। न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल रहा है r 18 सेंटीमीटर पर, और इस बार मैग्नेट का लेंथ दिया हुआ है, कस्टमरी हम ये 12 लिखते हैं ना, कितना 14 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ओके, इफ BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना दे रखा है, इफ BH इक्वल टू 0.4 गॉस में दे रखा है, और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला इंटू 10⁻⁻4, यानी कि हम इसे कह दें 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। क्लियर, इसी ऑर्डर में होता है ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m कितना है वो हमें बताना है, राइट। तो सबसे पहले कह रहा है कि इस बार मैग्नेट के सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे न्यूट्रल पॉइंट है। क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट वहां जहां की कंपास आपको कोई डायरेक्शन ही ना बताए। न्यूट्रल पॉइंट पे अगर आप अपना कंपास ले जाएंगे तो वो कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा, कोई नॉर्थ नहीं बताएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, आपका कंपास काम कैसे करता है, उसको अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे BH कहते हैं, और जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, BH को ही हम नॉर्थ कहते हैं। ओके, तो अर्थ का ये सब किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर के आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, दैट इज BH को हम नॉर्थ कहते हैं। यानी ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये बेसिकली डायरेक्शन है BH का, और न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जहां की आपका कंपास कोई डायरेक्शन नहीं बता पाता है, यानी वहां पर उसको कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलता है, यानी उस पॉइंट पे अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को किसी दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने खत्म कर दिया है। यहां पर ये है हमारा, उसे खत्म करने के लिए। तो अब देखिए कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पे किस तरफ वो पॉइंट हो सकता है जहां की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल मतलब नेट BH 0 हो जाए। आपका BH इधर है ना, इधर है BH। ओके, आप देखिए कहीं भी, अगर हम कहीं भी ले लें तो BH तो हमारा उधर ही है, यहां कर ले लें या यहां ले लें, कहीं भी हम ले लें, इस तरफ ले लें, कहीं भी ले लें। नॉर्थ हमारा इस एरिया में ऊपर की तरफ है। ओके, अब इसको देखिए जरा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण अगर हम एक्सियल पॉइंट पे लें
यानी मान ले कि हम कि ये पॉइंट P पे मुझे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, एक पल को मान लिया। तो यहाँ पर देखिए इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, और नॉर्थ वाला भी इधर ही है, BH भी इधर ही है। तो इधर तो ऐड ऑन हो जाएगा ना, कभी एक दूसरे को कैंसिल करने की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना। एक्सियल पोजीशन पे चाहे P ले लीजिए या ऊपर में मान लीजिए कोई Q पॉइंट ले लीजिए, तो Q पर भी नॉर्थ इधर और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे नीचे ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। अब जरा हम इन पोजीशंस पे देखें, दाएं बाएं देखें, नीचे ऊपर वाला पॉसिबिलिटी तो काम खत्म हो गया। जरा दाएं बाएं चेक कर लिया जाए। आप देखिए यहाँ पे BH ऐसे है, हर जगह BH ऐसे है, उसको कैंसिल करने के लिए ये जरा देखिए, यहाँ से ये नॉर्थ वाला लाइन निकला, ये नॉर्थ वाला लाइन निकला और ऐसे हो करके ये लाइन ऐसे घुसेगा। क्लियर? ये नॉर्थ यहाँ से निकला, ये ऐसे 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 ऐसे, और वही कहानी कुछ दूसरे तरफ इधर भी होगी, दोनों तरफ सिमेट्रिक ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फील्ड नीचे आ रहा है B ड्यू टू मैग्नेट, और BH यहाँ पर देखिए ऊपर आ रहा था, ये था BH। तो इसके दाएं और बाएं में भी यही कहानी बनेगी, ये नॉर्थ से निकलेगा और ऐसे यहाँ पर नीचे आएगा और ये ऊपर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी दाएं बाएं, यानी कि इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये पॉसिबिलिटी है। तो पता चल गया कि वो 18 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट है वो उसके एक्सियल पे ना होके कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पे। चलिए एग्जैक्टली कैंसल आउट कर देगा। और कोई दूसरा पॉइंट लीजिएगा तो एग्जैक्ट कैंसल आउट नहीं कर पाएगा ना, कुछ ऐसे आएगा। देखिए अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर जगह एकदम से नॉर्थ की तरफ है, तो जहां पर फील्ड बार मैग्नेट का एकदम से साउथ की तरफ होगा, वहीं ना इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पूरी तरह से कैंसिल कर देगा और वहां आपका कंपास पगला जाएगा, भाई उसको कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि वो हमें ऐसी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेटोरियल पे बनेगा कि वो नॉर्थ और एग्जैक्टली ये साउथ। ओके, तो ये दूरी दे रखा है कि 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऊपर और 7 सेंटीमीटर नीचे। ओके, अब हमें लॉजिकली क्या लगाना है कि एक बार मैग्नेट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड होता है, पहले लेक्चर में सारा कुछ किया हुआ है, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एवरीथिंग, ठीक है। फील्ड BM इज इक्वल टू BH, हम ये कह देंगे। BM जो होता है, याद कीजिए क्या होता है, आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे μ0/4π इंटू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई R² प्लस L² का 3/2, यही होता है ना। ओके, यहीं से डाइपोल के लिए हम इग्नोर करके निकालते थे कि L मच स्मॉलर और आ जाता था फॉर्मूला μ0/4π m/r³। ओके, पर फिलहाल वो कहानी नहीं है, ये 7 है तो ये 18 है, इग्नोर नहीं मारेंगे तो हम पूरा बार मैग्नेट का प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है वो वाला लिया है हमने। ये किसको निगेट करना है, BH को खत्म कर देना है, तो वो पॉइंट बन जाएगा नल पॉइंट, राइट। चलिए μ0/4π को एक पल को मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, KB, के होता है इलेक्ट्रोस्टैट में ना, तो इसको KB लिख देता हूँ ताकि लिखने में सहूलियत हो। KB इज इंटू m/r² प्लस L² का 3/2 इज इक्वल टू BH। ओके, मुझे क्या निकालना है, हमें यहाँ पर M निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो निकालना है। चलिए, तो इस M को इधर रखें और बाकी सबको उधर भेज दें। BH इंटू R² प्लस L² का 3/2 डिवाइडेड बाई KB हम μ0/4π को बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। वैल्यूज पुट किया जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिसको नलीफाई करना है 4 × 10⁻⁵ 4 × 10⁻⁵ R² यानी 18 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में 10⁻² बाहर करके एडजस्ट करेंगे, 18 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का हाफ
का पावर 3, इसको लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ का पावर 3, यानी रूट का पावर 3। तो अंडर रूट कर देते हैं इसे 18 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, ये हाफ एडजस्ट हो गया रूट में और का पावर 3, ऐसे ही करेंगे ना यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और डिवाइडेड बाई के बी जो कि है म्यू नॉट बाई 4 पाई, 10 टू दी पावर -7 ऊपर चला गया, क्या हो गया 10 टू दी पावर 7। क्लियर? ओके, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 और यहाँ 10 टू दी पावर 7 पॉजिटिव, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर कर दें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखिए कुछ स्क्वायर हम डायरेक्ट याद कर लेंगे ना तो कैलकुलेशन में बड़ी सहूलियत हो जाती है। कम से कम 30 का तक कर लें, और एक दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर लें, 2 2 4 4 ऐसे करके कर लें। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ के कितना बन जाएगा, 9 4 13 3 1 5 32 37 373। ये बन गया 373 रूट और का पावर क्यूब हो गया। अब देखिए रूट 373 कितने के आसपास आएगा। तो पहले देखिए हम इस स्टेज पे थोड़ा सा ऑप्शन पे एक निगाह डाल लें कि क्या कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, आंसर कितने कितने इसके ऑप्शंस दूर दूर हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर जरा देखा जाए कि ऑप्शन हमारे कितने पास हैं, दूर हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन है 2.88 इंटू 10 टू द पावर 3, 2.88 इंटू 10 का स्क्वायर, 2.88 और 28.8। 10 के एक एक पावर से ऑप्शन वैरी कर रहा है, यानी प्रत्येक ऑप्शन 10 गुना से वैरी कर रहा है। 10 के पावर मतलब क्या, 10 गुना से वैरी कर रहा है। तो इतना जहाँ वेरिएशन है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तो हम लगा ही सकते हैं। ओके, चलिए तो देखिए 373 का रूट मुझे निकालना है। मैं जानता हूँ कि भाई 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है कितना, 400। इतना तो हम जानते हैं, थोड़ा स्क्वायर हमें याद रखना है डायरेक्ट। ये फिगर है 373 इनके बीच में। यहाँ से ये गैप देखिए 40 का ये गैप है, 60 और 40 मतलब 39, रफली 40 रख लीजिए। तो अगर यहाँ 20 पे होता मतलब 381 फिगर होता तो मोटा मोटी 19.5 हम रख लेते, अंदाजन मोटा मोटी, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उससे कम है ये, 380 से कम है, 373 है ना, 7 कम है, तो मोटा मोटी 19.3 के आसपास आ जाएगा ये, उससे थोड़ा सा ही आगे पीछे होगा। इतना अंदाजा हम ले सकते हैं, हमारे ऑप्शन दूर दूर हैं। क्लियर? और चलिए तो ये पता चल गया कि ये वाला फिगर मेरा आ जाएगा कितना, 19.3, साइड में मैंने लिख लिया 19.3। ओके, तो अब देखिए क्या हो गया, 4 इंटू 10 का स्क्वायर। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखना है, हमने इसे सेंटीमीटर में ले लिया है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना, 18 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो हमें इसे लेना है मीटर में, मतलब 10 टू दी पावर -2 बाहर आ जाएगा, और 10 टू दी पावर -2 इसका पावर क्यूब, तो 10 टू दी पावर -6। समझ रहे हैं? ये दूरी जो 19.3 है सेंटीमीटर में है ना, तो 19.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 और उसका क्यूब तो 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा ना। तो बेसिकली यहाँ पर एक और आपका आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -6, यहीं पे आ जाएगा बेसिकली। देखिए 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर -6, ये जैसे ही 18 और 7 रखा हमने 10 टू दी पावर -6 से करके इसे 7 के साथ SI में कन्वर्ट कर दिया, तो वो 10 टू दी पावर -6 हमारा यहाँ कैरी होगा अभी। तो वो 10 टू दी पावर -6 इस 2 को मिला के 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए, और यहाँ ये वैल्यू कितना आ गया, 19.3 का क्यूब, यानी कि 19.3 इंटू 19.3 इंटू 19.3, 3 बार। ओके, ऑप्शन फिर से देखिए 10-10 गुना का अंतर है, तो इस 19 को अगर मैं 20 मान लूं तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, और ये 10-10 गुना के अंतर के ऑप्शन में चल जाएगा, फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और बार बार मैं बात कर रहा हूं, हमें ऑप्शन को देख के जज करना है कि हम कितने अप्रोक्सीमेशन तक जा सकते हैं। अगर ऑप्शन बहुत पास पास हुआ तो हम ज़्यादा दाएं बाएं नहीं कर सकते,
फिर तो हमें बिल्कुल तरीके से आना होगा, ठीक है। तो 4 इंटू ये देखिए 20 20 20 मैंने ले लिया, ओके, यानी 4 इंटू 20 गुना 20 गुना 20 ले लिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻³ 19.3 को मैंने रफली इक्वेट करा दिया 20 से, क्योंकि ऑप्शंस 10 गुना का अंतर था, ओके। तो 8 चौको 32 इंटू 10⁻⁻1, राइट, और ये आ गया लगभग 3.2 के। हमने 19 को 20 माना था ना, तो ये 3.2 ना होकर के लगभग 3 के आसपास होगा, थोड़ा कम होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका 3 के आसपास है, एक मिनट देखा जाए। 2.88 जूल पर टेस्ला, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी 2.88। बात समझ में आ रही है कि कहां के कैलकुलेशन में हम किस हद तक अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे ऑप्शन कितने पास और कितने दूर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। मिटाऊं? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 1000 टर्न्स पर मीटर, 1000 10⁻³ 1000 टर्न्स पर मीटर हैज अ कोर मटेरियल विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी 500। म्यू आर वैल्यू कितना? 500 एंड वॉल्यूम 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हम लेंगे एसआई में, अगर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसे लिख दें 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर? एसआई में कन्वर्ट करते चलें। इफ द कोर मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ 750। चलिए ये म्यू आर की जगह हमने कुछ और डाल दिया, जिसका म्यू आर डैश आ गया, वो आ गया 500 से बढ़ के 750। विथ सेम वॉल्यूम मेंटेनिंग द सेम करंट, सब कुछ सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, करंट भी सेम है, सब कुछ सेम है। और करंट कितना कह रहा है? ये करंट है 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर, ओके। द फ्रैक्शनल चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोर वुड बी अप्रोक्सीमेटली, फ्रैक्शनल चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि डेल्टा m बाई m क्या होगा, वो दे रखा है कि इसके टर्म में बताइए, साई बाई 499, फाइंड द वैल्यू ऑफ साई। तो ये साई की वैल्यू क्या होगी? ये बेसिकली यहां पर एक चीज कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये जो काई दे रखा है, तो काई हम यूज करते हैं I इजकल टू काई H, वहां के लिए हम अपने फॉर्मूला में I इजकल टू काई H वहां के लिए यूज करते हैं, पर ये काई सिंपल एक यहाँ कांस्टेंट के तौर पे यूज किया है कि भाई इसकी वैल्यू काई बाई 499 है, तो बताइए कि वो काई क्या है। ये काई वो ससेप्टेबिलिटी वाली काई नहीं है, तो सीधा सीधी इस बात से हम कंफ्यूज ना हो, हम सीधा सीधी यहाँ पर एक कांस्टेंट कर दे रहे हैं कि k बाई 49 है, तो बताइए के का वैल्यू क्या है, ताकि हम उसको उस वाले काई से कंफ्यूज ना हो, ओके। चलिए अब आप देखिए, आपने मटेरियल चेंज कर दिया, मैग्नेटाइजेशन चेंज हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन चेंज होगा तो करस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। वही तो पूछ रहा है, रिलेटिव चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। क्या होगा? पूछ क्या रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट, वॉल्यूम वगैरह दे रखा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही तो मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी आई को हम कहते हैं ना जी कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। और आई किसके बराबर होता है? काई इंटू एच, आई होता है आपका काई इंटू एच एम बाई वी। इसलिए मैंने यहां से वो काई जो लिखा हुआ था वो काई कांस्टेंट के तौर पे यूज किया था, मैंने हटा दिया ताकि इस काई से कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने उसको सिंपल वहां के लिख दिया और के की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब काई इंटू एच इंटू वी इजकल टू मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ओके। और एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ है, सोलेनॉइड की बात हो रही है, क्या हो जाता है? एन इंटू आई, यही हो जाता है ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, साई इस एच की जगह मैं लिख दूं एन आई वी, यही हो गया एन आई वी, ओके। ना तो आप
वो सोलेनॉइड चेंज कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ टर्न भी चेंज नहीं कर रहे हो, ना तो आप उसका करंट चेंज कर रहे हो, ना तो आप उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर गया कि कितनी उन मटेरियल की काई वैल्यू है, राइट। जब m डैश आया बाई m कर दूं तो यहां लिख दूं काई डैश बाई काई। और आपको पता है, हम सबको पता है ये बात कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो 1 प्लस काई वैल्यू के बराबर होती है। यानी काई जो होगा वो रिलेटिव परमिएबिलिटी में से एक माइनस करके आ जाएगा। वहाँ रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखा है ना, उसमें से एक माइनस कर देंगे, काई आ जाएगा। यानी यहाँ म्यू आर का डैश -1 डिवाइडेड बाई यहाँ म्यू आर -1। क्लियर क्लियर। चलिए तो सीधा सीधी अब म्यू आर का डैश ये हो गया 750, तो 750 में से एक घटाइए 749, और म्यू आर 500 में से एक घटाइए 499। ओके, m डैश बाई एम आया है, हमें डेल्टा m बाई एम निकालना है। तो एक काम करते हैं, m डैश बाई एम ये आया, अब मैं m डैश बाई एम -1 कर देता हूं तो इधर भी -1 हो जाएगा, ताकि m डैश माइनस एम को डेल्टा m लिख सकूं, जो कि यहां लाना है। रिलेटिव चेंज की बात कर रहा है, मतलब चेंज बाई ओरिजिनल। तो चलिए ऐसा करने के लिए मैं m डैश बाई एम -1 n कर दे रहा हूं, तो इधर हो जाएगा 749 बाई 499 -1। यानी ये बन गया, आप देखिए जो निकालना है डेल्टा m बाई एम वही बन गया, ये डेल्टा m बाई एम। और यहाँ हो गया 749 -499 डिवाइडेड बाई 499 क्या हो जाएगा, 990 9 5 14 1 5 2 7 250 बाई 499। क्या दे रखा था, k बाई 499, तो इसको इक्वेट कराइए k बाई 499 और बड़े प्यार से k की वैल्यू निकाल लीजिए। 250 आ गया भाई, k का वैल्यू 250, यही पूछ रहा था ना, ठीक है, यही के ना जो वहाँ काई लिखा हुआ था, तो इस काई से कंफ्यूज ना हो जाए तो उसको k लिख दिए थे, वहाँ वही के निकालना है। चलिए मिटाऊं। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही, और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। चलिए तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट, एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेज। ना भाई, वो तो खत्म हो जाता है, उसका डोमेन कैरेक्टर खत्म हो जाता है, तो डोमेन का वॉल इंक्रीज नहीं करता है, ध्वस्त हो जाता है। तो इसका सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए। क्लियर। क्यूरी टेम्परेचर के बाद एक फेरोमैग्नेटिक बन जाता है क्या, पैरामैग्नेटिक, अपना डोमेन उसका खत्म। चलिए आगे बढ़िए। फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर। अभी क्यूरी टेम्परेचर पे पहुंचे नहीं हो, यानी अभी उसकी फेरोमैग्नेटिज्म बची हुई है, अभी उसका डोमेन बचा हुआ है। इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर और डोमेन इज डिफाइंड एज। डोमेन हम किसे कहते हैं, चलिए देख लीजिए भाई, अ मैक्रोस्कोपिक रीजन विथ जीरो मैग्नेटाइजेशन। रीजन तो बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि वो लगभग कितने के आते हैं, 1 मिलीमीटर साइज के आ जाते हैं, तो 1 मिलीमीटर साइज माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रोस्कोपिक में आ जाता है, राइट। तो रीजन तो जरूर जो उसका वॉल्यूम है वो मैक्रोस्कोपिक हो जाता है, जिससे हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक रीजन तो हो गया, पर जीरो मैग्नेटाइजेशन नहीं है। एक डोमेन में तो सब फटाफट फटाफट एकदम से एक ही दिशा में अलाइंड है, 100% अलाइनमेंट है। जो भी डोमेन में है एक तरफ वाला मैग्नेटिक मोमेंट सब इकट्ठे सब दोस्त सब इकट्ठे का लाइन हुआ पड़ा है, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे कि प्रत्येक डोमेन में कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन हुआ पड़ा। ये अलग बात है कि अलग अलग डोमेन के अलग अलग डायरेक्शन और नेट जीरो आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन प्रत्येक इंडिविजुअल डोमेन में पूरा सेचुरेटेड अलाइनमेंट हुआ पड़ा है, क्योंकि सेम अलाइनमेंट वाले ही पकड़ के डोमेन बनाते हैं, इकट्ठे आकर के डोमेन बनाते हैं। तो कहेंगे मैक्रोस्कोपिक रीजन विथ सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, बिल्कुल सही है। अब मैक्रोस्कोपिक रीजन विथ सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन,
चलिए बढ़ें आगे। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, काफी हद तक कंसेप्ट बनाने में, आपके कंसेप्ट को और इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अ परफेक्टली डायामैग्नेटिक स्फीयर हैज ए स्फेरिकल कैविटी एट इट्स सेंटर। क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक स्फीयर है जो डायामैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, इसके अंदर एक कैविटी है, यहां पर एक कैविटी है, और इस कैविटी में विच इज फील्ड विथ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस डायामैग्नेटिक स्फीयर के कैविटी में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है। चलो भाई, बड़ा अच्छा खिचड़ी बना रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। चलिए भाई, यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में यहां ये जो सब्सटेंस है ये है पैरामैग्नेटिक, ये है आपका पैरामैग्नेटिक, जबकि ये स्फीयर जो है डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक स्फीयर, डायामैग्नेटिक स्फीयर, और ये सेटअप जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में है। देन द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो बोल रहा है कि यहां पर जो ये चुटका सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपको देख रहा है उसमें फील्ड क्या होगा। चलिए एक बात बताइए, पहले इसके ऑप्शन को जरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। मच लार्जर देन बी एंड पैरेलल टू बी, बी। तीसरा ऑप्शन 0। चौथा ऑप्शन मच लार्जर देन बी बट अपोजिट टू बी। अ गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आप बताइए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये किस तरह का डायामैग्नेटिक है? परफेक्टली डायामैग्नेटिक। परफेक्टली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कंप्लीटली बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देता है। अपने अंदर एक भी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके 0 हो जाता है, यानी उसके अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। और ऐसा कैसे होता है? जितने बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन सबों को अपना निगेटिव इंड्यूस करके सबको जीरोवाइज कर देता है। यही होता है ना, यही होता है परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बाहर चाहे जो हो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टाइप का समझ लीजिए, जो पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैट में, कहानी कुछ वैसी ही बन गई। बाहर चाहे लाख कुछ भी हो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, और इसमें आपका पैरामैग्नेटिक पड़ा हुआ है, यानी पैरामैग्नेटिक का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्या है? 0 मैग्नेटिक फील्ड। तो कहां से मैग्नेटाइज होगा? कोई मैग्नेटाइज नहीं होगा। क्या ऑप्शन होगा? 0। उसमें कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, उसके सराउंडिंग में ही फील्ड नहीं है, उसके सराउंडिंग में तो मैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। चलिए कौन सा ऑप्शन? 0, सी, 0। गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूं एनईटी वाले बच्चों को, देखिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, आप इनके क्वेश्चन को देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सेम बॉडी आपकी एग्जाम ले रही है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक हिस्टेरिसिस लूप का कर्व दिया हुआ है आपको, जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। द फिगर गिव्स अप्रोक्सीमेटली मेजर्ड बी वर्सेज वेरिएशन इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बी वर्सेज एच वेरिएशन का ग्राफ, जो कि हिस्टेरिसिस लूप होता है। द रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी एंड सेचुरेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ द मटेरियल आर। तो ठीक है, ग्राफ को देखिए गौर से और बता दीजिए कितना कितना है। वाई एक्सिस पे जो बी बच गया वो रिटेंटिविटी है, कितना दिख रहा है आपको? 1, यानी रिटेंटिविटी इसकी कितनी बची हुई है? 1 टेस्ला बची हुई है, 1 टेस्ला रिटेंटिविटी बची हुई है। निगेटिव साइड वाले एच एक्सिस पे जो आपको एच की वैल्यू दिख रही है वो हो जाता है क्या? कोएर्सिविटी। पर निगेटिव नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो -50 नहीं लिखना, हमें 50 लिखना है। देखिए ऑप्शन में 50, हाँ, तो ये हो गया इसकी कोएर्सिविटी। चलिए रिटेंटिविटी इतनी हो गई, रिटेंटिविटी इतनी हो गई, कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी आ गई हमारा 50 एम्पियर पर मीटर, एच का यूनिट। और सेचुरेशन, ये देखिए ऊपर जहाँ के सेचुरेट हुआ था,
तो उसको ज़रा एक स्केल से मिलाइएगा तो लगभग लगभग ये 1 और 2 के मोटा मोटी ये बीच में आ रहा है, 1.5 कह सकते हैं, यानी सेचुरेशन 1.5 टेस्ला है और रिटेंटिविटी बची रह गई है 1 टेस्ला। तो इसका जो तीसरा पूछ रहा था सेचुरेशन, सारा कुछ आराम से ग्राफ देख करके हम कह सकते हैं यहाँ 1.5 टेस्ला। मिलाइए कौन ऑप्शन है, 1 टेस्ला, 50 एम्पियर पर मीटर और 1.5 टेस्ला। लीजिए पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, ए। ओके, चलिए सीधा सीधी ग्राफ देख करके वैल्यू सीधा लिख देना था। ओके, मिटाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A small bar magnet with its axis 30 degree with an external field of 0.06 Tesla experiences a torque of 0.01 न्यूटन मीटर। ये लिया बार मैग्नेट, ये लिया हमने बार मैग्नेट, और ये यहाँ पर फील्ड ये है, इसका एक्सिस ये हो गया, नॉर्थ इधर ले लिया, साउथ इधर ले लिया, ये एंगल थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। और जब इस पोजीशन में है तब ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है कितना, 0.018 न्यूटन मीटर, यानी थोड़ा अरेंज करके लिख लें 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। अगर ये फील्ड के अलोंग रहता तब नेट टॉर्क 0 एक्सपीरियंस करता, पर ये इस एंगल पे है तो याद है ये m क्रॉस b, एम बी साइन थीटा, इस थीटा के हिसाब से एम बी साइन थीटा ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है और वो दे रखा है इतना। मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू हमें दे रखा है 0.06, इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिख लिया जाए, 6 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। चलिए ओके, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब उसने कहा था कि इस टॉर्क के अगेंस्ट 180 डिग्री से घुमाने में, तो मैंने कहा था कि कहीं कहीं ये स्टेबल से अनस्टेबल लिख देगा, कहीं से कहीं कहेगा कि फील्ड से 180 डिग्री घुमाने में। ओके, जब फील्ड के अलोंग है तो स्टेबल, फील्ड से 180 डिग्री पे आ गया तो अनस्टेबल। उसी फार्मूला को लगा दे, सीधा सीधी क्या आया था याद कीजिए, ऐसा करने में जो वर्क करना पड़ा था ट्वाइस ऑफ एम बी आया था, यही आया था ना, डायरेक्ट वही फार्मूला लगा देते हैं। वर्क पूछ रहा है पर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दे रखा है, तो पर एक और इन्फॉर्मेशन तो है ना जी, टॉर्क तो है ना दे रखा, तो टॉर्क से वो निकल जाएगा। देखिए कैसे, टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा होता है, तो एम बी इकट्ठे निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, एम बी मुझे इकट्ठे यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ एम बी इकट्ठे क्या हो जाएगा, टॉर्क बाई साइन थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन ये 1 मान लें, पुटिंग इन 1। अल्टीमेटली तो मुझे ये निकालना था ना, एम बी मैंने यहाँ से निकाल लिया, पुटिंग इन 1 में पुट कीजिए तो जरा वर्क बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस एम बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ टाउ बाई साइन थीटा आ गया, ट्वाइस ऑफ टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻² बाई साइन थीटा, थीटा हमारा 30 डिग्री है, साइन 30 हाफ से 2 उछल के चला गया ऊपर, यहाँ आ गया। तब तो ऐसे निकालने में ना हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, मैग्नेटिक फील्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी, इकट्ठे एम इंटू बी मुझे यहाँ से मिल गया ना, और वही एम बी को मैंने इकट्ठे यहाँ पुट कर दिया, इसमें इस एम बी को यहाँ से निकाला एम बी और सीधे ही एम बी को इकट्ठे पुट कर दिया, उस बी की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलिए तो 18 को 72 7.2 इंटू 10⁻⁻², ओके जूल, वर्क ही पूछ रहा था ना, इतना जूल आ गया। देखिए ऑप्शन मिलाइए, 7.2 इंटू 10⁻², बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर, इजी क्वेश्चन, कभी स्टेबल अनस्टेबल तो कभी कहेगा कि फील्ड के लॉन्ग से 180 डिग्री घुमाना, और अगर 90 कहता तो 90 ले लेते फाइनल, हमें तो फॉर्मूला पता है माइनस एम बी कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। ओके, और 0.2 मीटर में उसका टर्न्स है, इट्स नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये दे रखा है कि 0.2 मीटर में टोटल टर्न्स इतने हैं, तो मैं कैपिटल एन लिख रहा हूं 100। ओके, and carrying a current of 5.2 एम्पियर। द कोएर्सिविटी मीन्स H की वो वैल्यू जिसके लिए कि बची हुई मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाए, वो वैल्यू कितनी है। आप जानते हो ना सीधा सीधे कि H की वैल्यू इक्वल टू NI, H की वो वैल्यू जिसके लिए बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाए उसी को कोएर्सिविटी कहते हैं, और H इक्वल टू NI।
और n इजकल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। क्लियर? नंबर ऑफ टर्न्स 100 बाई L 0.2 इंटू आई कितना 5.2, कितना आई 5.2 है, राइट। इस 2 को उड़ाइए, यहाँ 10 कीजिए और 2 से 26 दूनी 52 कर दीजिए, तो 2.6 इंटू 10⁻³ हो गया 2600 और h का यूनिट एम्पियर पर मीटर। मिलाइए भाई आंसर 2600 एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन सी। था कोई क्वेश्चन टफ? सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे? फॉर्मूला पुटिंग। तो इस चैप्टर को कई बार बच्चे ना नजरअंदाज करके छोड़ देते हैं, जबकि इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाना कितना आसान था। तो ठीक है, देखा आपने, सारी हमने थ्योरी पढ़ी, न्यूमेरिकल समझे, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए वो समझा। तो अब मैं इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करता हूं। अगले क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, हम अगले क्लास से उसे पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू, मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके।